हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंक्शन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आप में से जितने भी लोग नए आ रहे हैं ना चैनल पर, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग फैमिली में जो पार्टी हो रही थी, उस पार्टी में लगभग सभी लोग आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग रूम में बोर हो रहा था। उसे बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिली थी। इसीलिए ग्रैनी वैन वी जिंग को लेकर गार्डन में आ जाती है, वो भी छुपते छुपाते। वी जिंग को वो वहाँ पर एक रैबिट देती हैं। वी जिंग को रैबिट बहुत पसंद है, लेकिन अचानक से वो रैबिट वी जिंग के हाथों से कूदकर भाग जाता है और वो वी मैंशन से बाहर चला जाता है। वी जिंग उस रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही वी मैंशन से बाहर निकल जाता है। वी जिंग देखता है कि वो रैबिट एक कार के सामने हिट होने वाला है। वी जिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस रैबिट को वो बचाने के लिए उस कार के आगे आ जाता है। वी जिंग उस रैबिट को तो ले लेता है, लेकिन वो खुद उस गाड़ी से हिट हो जाता है। वी जिंग उस गाड़ी से हिट होने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो गाड़ी रुकती है, तब उसमें से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और वो जल्दी से बाहर निकल कर वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगता है। वो वी जिंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर 1 सेकंड और मैं लेट करता तो अब तक तुम मर चुकी होती। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी उस गाड़ी का डोर ओपन होता है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे 2 और गाड़ियाँ रुकी हुई थी, उनमें से भी काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। वो बॉडीगार्ड्स जल्दी से आते हैं और अपनी जगह ले लेते हैं। तभी उस गाड़ी का डोर ओपन होता है और उसमें से शाओ शिंगचन बाहर निकलता है। शाओ शिंगचन बाहर निकलने के बाद वो डोर को ओपन करता है। उसके बाद वांग जी कार से बाहर निकलता है। वांग जी जैसे ही कार से बाहर निकलता है, वो पूछता है क्या हुआ है। तभी वो ड्राइवर भागते हुए आता है और बोलता है, सर माफ़ कीजिएगा, कार के आगे एक लड़का आ गया था, लेकिन वो ठीक है। वांग जी अपने फेस को उस ड्राइवर की ओर करता है और बोलता है, क्या वो ठीक है, उसे चोट तो नहीं आई ज़्यादा। वो ड्राइवर बोलता है, नहीं सर, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। वांग जी बोलता है, ठीक है, मुझे दिखाओ। वांग जी उस ओर जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से भाग चुका था। ड्राइवर बोलता है, सर शायद वो लड़का यहाँ यहाँ नहीं है, वो भाग गया है शायद। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद फिर वो शाओ शिंगचन की ओर देखता है। शाओ शिंगचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बॉस हमें पार्टी के अंदर जाना चाहिए, हम बहुत लेट हो चुके हैं। वांग जी बोलता है, ठीक है। शाओ शिंगचन फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बॉस वैसे भी हम पहुंच चुके हैं, यही सामने ही है। वांग जी फिर उस ओर देखता है, वहाँ पर भी मेंशन था। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर वो अपने गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, तुम सब यहीं पर रहना और गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दो, मैं कुछ घंटे के बाद वापस आ जाऊँगा, ठीक है। वो शाओ शिंगचन तुम मेरे साथ चलो। शाओ शिंगचन वांग जी की ओर देखता है, अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर वो वांग जी को फॉलो करने लगता है। वांग जी वी मेंशन की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी रुक जाता है। फिर वो शाओ शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। शाओ शिंगचन फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है सर। इसके बाद फिर शाओ शिंगचन वहाँ से वी मेंशन के अंदर चला जाता है। वांग जी अपना फ़ोन लेता है और वो गार्डन एरिया की ओर चला जाता है। अब हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग जो कि गार्डन एरिया में था, वो अपने हाथ में उस रैबिट को लिए हुए था। वी जिंग के पैर और सिर पर चोट लगी हुई थी, उनसे थोड़ा सा ब्लड भी निकला हुआ था। तभी ग्रैनी वैन आती है। ग्रैनी वैन जैसे ही आती है, वो वी जिंग को देखती हैं और बोलती, वी वी ये तुम्हें क्या हो गया। वी जिंग थोड़ा सा सैड फेस के साथ बोलता है, कुछ नहीं ग्रैनी वैन, वो मुझे थोड़ी सी चोट लगी, मैं गिर गया था। ग्रैनी वैन जब ये सुनती हैं तब वो वी यिंग के सिर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम भी ठीक से देखकर चला करो ना, देखो तुम्हें चोट लग गई ना, तुम यहाँ बैठो। ये बोलकर ग्रैनी वैन वी यिंग को वहाँ पर लगी हुई एक चेयर पर बैठने के लिए बोल देती हैं और बोलती हैं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी अभी बैंडेज लेकर आती हूँ। ये बोलकर ग्रैनी वैन फिर वहाँ से चली जाती है। वी यिंग ने अभी भी हाथ में उस रैबिट को पकड़ा हुआ था। वी यिंग उस रैबिट को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, बनी देखो दोबारा से ऐसा मत करना, देखो तुम्हारी वजह से मुझे भी चोट लग गई, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना। ये बोलकर वी यिंग उस रैबिट को चेक करने लगता है। वी यिंग उस रैबिट के साथ वहीं गार्डन में खेलने लगता है। तभी वांग जी जो कि फ़ोन पर बात कर रहा था, उसकी नज़रें वी यिंग पर पड़ती हैं। वी यिंग का फेस तो वांग जी को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो वी यिंग की ओमेगा सेंट से ये पहचान लेता है कि वो लड़का एक ओमेगा है। वांग जी न चाहते हुए भी वी यिंग की उस ओमेगा सेंट से अट्रैक्ट हो रहा था। ये पहली बार था जब वांग जी को किसी की ओमेगा सेंट ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फोन पर बात करना ही भूल गया था। उसकी नज़रें बार बार उस बॉय की ओर जा रही थी जो कि गार्डन में उस चेयर पर बैठा हुआ था। वांग जी न चाहते हुए भी वी यिंग की ओर चलने लगता है।
तभी अचानक से वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ गगा गगा प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, इसे हर्ट मत कीजिए प्लीज़ गगा, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे कहीं दूर छोड़ दूंगा प्लीज़ गगा, इसे हर्ट मत कीजिए। तभी वांग जी अचानक से रुक जाता है। अब हमें पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है। पार्टी के अंदर सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी लैन किरण की नज़रें हमारे साओ शिंगचैन पर जाती हैं। साओ शिंगचैन जब लैन किरण को देखता है तब वो जल्दी से उनके पास जाता है, उन्हें बो करता है और बोलता है, सर आप ठीक हैं? लैन किरण साओ शिंगचैन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, वांग जी कहाँ है? साओ शिंगचैन लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, सर वो अभी आ रहे हैं। सर को अचानक से किसी का फ़ोन आ गया था तो वो बात करने में थोड़ा बिजी हैं, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। लैन किरण बोलता है, ठीक है। फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर लैन सेजन खड़ा हुआ था। लैन सेजन को देखने के बाद लैन किरण जल्दी से सेजन के पास आता है और बोलता है, सेजन क्या हुआ है तुम्हें? सेजन अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, नहीं फादर कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सेजन को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था चेंग चेंग की वजह से, लेकिन वो अपने फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। बेवजह का तमाशा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है, फिर वो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने लगता है। तभी अचानक से वैन चाओ लैन सेजन से टकरा जाता है। वैन चाओ के हाथ में एक वाइन का गिलास था, टकराने की वजह से वो सारी वाइन लैन सेजन के कपड़ों पर गिर गई थी। वैन चाओ जब ये देखता है तब वो बोलता है, ओ ओ आई एम सॉरी सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने गलती से नहीं किया। लैन सीजन के पूरे कपड़े खराब हो चुके थे लेकिन फिर भी वो खुद को काम डाउन करते हैं और बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वैन चाओ बोलता है, आई एम सॉरी सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, चलिए मैं आपके कपड़ों को वॉश करवा देता हूँ। लैन सीजन बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बता दो वॉशरूम कहाँ है, मैं खुद चला जाऊंगा। वैन चाओ एक डेविल से स्माइल देता है और बोलता है, ठीक है सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, ठीक है मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। ना चाहते हुए भी लैन सीजन को वैन चाओ के साथ जाना पड़ता है। वैन चाओ आगे चल रहा था और लैन सीजन उसका पीछा कर रहे थे। तभी वैन चाओ अचानक से रुक जाता है, वो पीछे मुड़ता है, लैन सीजन की ओर देखता है। लैन सीजन उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? वैन चाओ लैन सीजन की ओर स्माइल करता है और बोलता है, सर आप इस रूम का वॉशरूम यूज कर लीजिए, इस रूम में कोई नहीं आएगा, आप जाकर वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। लैन सीजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लैन सीजन रूम के अंदर जाते हैं वो जल्दी से वॉशरूम को देखते हैं और वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं अपने कपड़ों को क्लीन करने के लिए। लैन सीजन अंदर जाने के बाद वैन चाओ डोर ओपन करता है और चेक करता है अच्छे से। वो देखता है कि लैन सीजन अभी रूम में नहीं है। वो एक स्माइल करता है, फिर बाहर आता है, फिर देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर वापस रूम के अंदर चला जाता है। अपनी पॉकेट से वो एक स्प्रे निकालता है और उस पूरे रूम के अंदर उस स्प्रे को कर देता है। उसके बाद वो एक डेविल से स्माइल देता है, रूम से बाहर आता है और डोर को बाहर से लॉक कर देता है। फिर वो स्माइल करता है, उस चीज़ को अपने पॉकेट में रख लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हमें गार्डन एरिया को सीन दिखाया जाता है। गार्डन एरिया के अंदर जियांग चैंग वीजिंग के सामने खड़ा हुआ था। उसके हाथ में वीजिंग का वो रैबिट था और वो उसे अपने एक हाथ से पकड़े हुए था। वीजिंग उसे बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे 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 माफ़ कर दो, मैं दोबारा से यहाँ पर पेट नहीं लाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ गगा इसे छोड़ दीजिए। जियांग चैंग गुस्से में वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? ये बोलकर वो जल्दी से वीजिंग के चिन को पकड़ता है टाइटली और उसे प्रेस करने लगता है। वांग जी जो कुछ दूर पर खड़ा हुआ था, जब वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तब वो अपने होश में आता है और उस ओर देखता है। वांग जी ने अपने सामने देखा कि उस बॉय के चिन को एक लड़के ने पकड़ा हुआ है और वो उसे बार बार माफी मांग रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो न जाने उसे क्यों अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप ही उस ओर चला जाता है। वांग जी को न जाने क्यों अपने आप ही गुस्सा आ रहा था, वो अपने सामने ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है जब वहाँ पर दो और बॉयज आ जाते हैं। अचानक से जैंग चैंग पीछे मुड़ता है। वैन चाओ स्माइल करते हुए जैंग चैंग की ओर देख रहा था। जैंग चैंग जल्दी से विंग को पुश करता है जिस वजह से विंग नीचे गिर जाता है और वो रैबिट भी जैंग चैंग के हाथ से छूटकर वहाँ से भाग जाता है। विंग नीचे गिरा हुआ था, उसके पैरों में पहले से ही चोट लगी हुई थी और वो और दर्द करने लगती है। वैन चाओ जैंग चैंग की ओर स्माइल करता है और बोलता है, हे तुम अपनी बेड भूल गए क्या जैंग चैंग? जैंग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं भूला हूँ। तभी अचानक से वैन चाओ की नजरें हमारी लिटिल से वीजिंग पर पड़ती है। जैसे ही वैन चाओ वीजिंग को देखता है वो शॉक हो जाता है। वैन चाओ जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, वाओ ये कौन है जियांग चैंग, ये बहुत प्रिटी है। जियांग चैंग वीजिंग की ओर देखता है, फिर वो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, ये प्रिटी है? ओह माय गॉड, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी इतनी घटिया चॉइस है। ये तुम्हें प्रिटी लगता है? नहीं मुझे ये बिल्कुल भी प्रिटी नहीं लगता। वैन चाओ डेविल से स्माइल देता है और बोलता है, जियांग चैंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मुझे ये लिटिल बॉय दो तो मैं तुम्हें लैन सीजन दे सकता हूँ।
जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो वैन चाओ। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, जियांग चैंग मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो अच्छे से समझ आ रहा है। तुम इतने तो भोले नहीं हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आए। मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम मुझे ये लिटिल बॉय दो खेलने के लिए तो मैं तुम्हें लैन सीजन दे सकता हूँ। वो बिल्कुल रेडी है। मैं चाहूँ तो अभी जाकर उसके साथ। तुम समझ रहे हो ना जियांग चैंग मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे भी तुम इससे नफरत करते हो। अगर मैं इसे टॉर्चर करूँ तो तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। जियांग चैंग डेविल स्माइल देता है और वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, मैं सोचूंगा। तभी वैन चाओ जियांग चैंग को अपनी ओर खींचता है और उसके कान में कुछ बोलता है। जियांग चैंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या सच में। वैन चाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। तुम वहाँ जाकर एंजॉय करो और मैं यहाँ करता हूँ। वो दोनों ये बातें बहुत ही धीरे से बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पर वे यिंग भी था। वे यिंग जो नीचे बैठा हुआ था वो बस अपनी चोट की ओर ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वे यिंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है और वहाँ से जाने लगता है। पांग जी जो वहाँ पर खड़ा हुआ था फिर वो दोबारा से उनकी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन दोबारा से रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो दोबारा से फ़ोन पे बात करता है। तब तक वे यिंग वहाँ से थोड़ा सा दूर जा चुका था। वांग जी जो फ़ोन पर बात कर रहा था फ़ोन को कट करता है और उस ओर देखता है तब वहाँ पर दो बॉयज़ ही खड़े हुए थे। वांग जी उनके आसपास देखता है तो वो लड़का नहीं था। फिर वांग जी वहाँ से पीछे मुड़ता है और वापस चला जाता है, लेकिन वांग जी के माइंड में बार बार वो स्मेल घूम रही थी। वांग जी उस स्मेल को भूल ही नहीं पा रहा था। वांग जी को वो स्मेल बहुत अमेजिंग लगी थी। अब हमें वैन चाओ को दिखाया जाता है। वैन चाओ जियांग चेंग की ओर स्माइल करता है और बोलता है, जाओ जाकर एंजॉय करो जियांग चेंग। जियांग चेंग फिर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें वैन चाओ को दिखाया जाता है। वैन चाओ एक डेविल से स्माइल देता है, फिर वो सुचे की ओर देखता है। सुचे वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, तो अब क्या करना है। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, अब मैं खेलना चाहता हूँ। तुम जाओ और ध्यान रखो कोई यहाँ आए ना। ये बोलकर वो उस ओर जाने लगता है जहाँ अभी वी यिंग गया था। अब हमें लैंड मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लैन सिचेन जल्दी से वॉशरूम से अपने क्लोथ को क्लीन करके उस रूम से बाहर ही निकले थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अचानक से उनके सर में एक शार्प पेन होता है। लैन सिचेन जैसे ही स्मेल करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस पूरे रूम के अंदर अल्फा फेरोमोन्स थे। लैन सिचेन जैसे ही उन अल्फा फेरोमोन्स को स्मेल करते हैं धीरे धीरे उन्हें बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने आप को संभालते हैं और उस रूम से बाहर जाने के लिए डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। लैन सिचेन अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल पा रहे थे क्योंकि अल्फा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लैन सिचेन बार बार उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डोर बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। लैन सिचेन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस रूम से लैन सिचेन की आवाज़ भी बिल्कुल बाहर नहीं जा रही थी। लैन सिचेन डोर को ओपन करने के लिए रूम में इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं और वो बेड के पास वाले ड्रॉवर के पास आते हैं और जल्दी से वहाँ पर वो डोर को ओपन करने के लिए कीज़ या कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही उस रूम का डोर ओपन होता है वो शॉक हो जाते हैं और बोलते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हॉल के अंदर सभी लोग बातें कर रहे थे, वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे, पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी वांग जी भी उस पार्टी के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वांग जी पार्टी के अंदर एंटर करता है साओ शिंग चैन जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, बॉस अब मेरे साथ चलिए, लैन सर आपका वेट कर रहे हैं। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद साओ शिंग चैन वांग जी को लेकर मिस्टर लैन के पास आता है। मिस्टर लैन जो कि मिस्टर नी से बातें कर रहे थे। साओ शिंग चैन जल्दी से मिस्टर लैन की ओर देखता है और बोलता है, सर आ चुके हैं। लैन किरण जल्दी से पीछे मुड़ता है। वो वांग जी को देखने के बाद स्माइल करता है और बोलते हैं, वांग जी बेटा तुम आ गए। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलते हैं, हाँ डैड। इसके बाद मिस्टर लैन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मेट मिस्टर नी ये हमसे एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बात करना चाहते हैं। वांग जी फिर मिस्टर नी से बातें करने लगता है। मिस्टर नी से कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग एक नए बिजनेस को वहीं पर डील साइन कर लेते हैं। फिर मिस्टर नी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड गगा कहाँ है, वो मुझे दिखे नहीं। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अभी तो वो यहीं था, शायद यहीं कहीं होगा, मैं अभी उसे देखता हूँ। ये बोलकर फिर वो साओ शिंगचैन की ओर देखता है और बोलता है, शिंगचैन कहाँ है, मुझे वो दिखा नहीं, काफ़ी देर हो गई है। साओ शिंगचैन लैन शिंगचैन की ओर देखता है और बोलता है, सर आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें
अभी ढूंढ कर लाता हूँ। ये बोलकर साओ शिंगचन वहाँ से चला जाता है। वांग जी और लैन किरण भी शिचन को इधर से उधर देखने लगते हैं। अब हमें वी यिंग के और का सीन दिखाया जाता है। ग्रैनी वैन वी यिंग को लेकर उसके रूम में आ जाती हैं। जल्दी से रूम का डोर बंद कर लेती हैं। वी यिंग को वहाँ बैठाती है और बोलती है, वी यिंग तुम यहाँ बैठो। वी यिंग ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है, ग्रैनी वैन क्या हुआ है, आप इतनी जल्दी में मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? ग्रैनी वैन वी यिंग की ओर देखती हैं और बोलती है, वी यिंग मैंने कहा चुपचाप यहाँ बैठो, ठीक है। और वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती हैं और वी यिंग के पास आकर बैठती हैं और उसकी जो चोट लगी और जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी वहाँ पर दवाई लगाती है और बैंडेज को बांध देती है। बैंडेज लगाने के बाद वो वी यिंग के पास बैठती हैं और बोलती हैं, वी यिंग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आगे से तुम कहीं भी बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाओगे। अपने ब्रदर से भी आज के बाद तुम दूर रहोगे। वी यिंग ये सुनता है तब बोलता है, ग्रैनी वैन क्या हुआ है, आप इतनी घबराई हुई मुझे क्यों लग रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए ना ग्रैनी वैन क्या हुआ है। ग्रैनी वैन वी यिंग के पास बैठती हैं और बोलती हैं, वी यिंग तुम अभी बहुत छोटे हो। वी यिंग तुम नहीं जानते अल्फाज को, अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वी यिंग तुम बहुत छोटे हो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। एक बार अगर तुम्हें अल्फा फेरोमोन्स ने इफ़ेक्ट कर लिया तो फिर तुम अपने आप को चाहकर भी नहीं बचा पाओगे। वी यिंग मुझे तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ वी यिंग अपने आप को संभाल कर रखना, किसी भी अल्फ़ा के पास मत जाना, चाहे वो कोई भी हो। अगर तुम्हें कोई कुछ दे तो भी मत लेना वी यिंग। वी यिंग बोलता है, हाँ ग्रैनी वैन मैं जानता हूँ, प्लीज़ आप डरिए मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ग्रैनी वैन वी यिंग को जल्दी से गले लगा लेती हैं और वह अपने मन में सोचती है, ये तो सही वक्त पर मैंने उनकी बातें सुन ली। अगर मैं आज वहाँ नहीं जाती तो न जाने वो वी यिंग के साथ क्या करते। मुझे वी यिंग को प्रोटेक्ट रखना होगा। मैंने जो मिसेस वी से वादा किया था मैं उसे हमेशा निभाऊंगी। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके बेटे का अपनी पूरी लाइफ टाइम तक ख्याल रखूंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं वी यिंग को कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगी, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। ये बोलकर वो वी यिंग को ही गले लगाए रखती हैं। अब हमें गार्डन एरिया का सीन दिखाया जाता है। वैन जाओ गुस्से में शुशु की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा था ना उस पर ध्यान रखो। शुशु बोलता है, लेकिन वैन जाओ तुमने मुझे ये नहीं कहा था, तुमने मुझे कहा था कि मैं गार्डन एरिया की ओर ध्यान रखूं, कि वहाँ पर कोई आए ना, और यहाँ से कोई नहीं आया। अगर वो चला गया तो मैं क्या करूँ। वैन जाओ गुस्से में बोलता, शिट वो भी यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। वैन जाओ गुस्से में शुशि की ओर देखता है और बोलता है, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके ढूंढो उसे, वो कहाँ है, मुझे वो ओमेगा चाहिए किसी भी हालत में। शुशि बोलता है, ठीक है मैं ढूंढता हूँ उसे। ये बोलकर वैन जाओ और शुशि दोनों ही पार्टी हॉल के अंदर आ जाते हैं और उस ओमेगा को इधर से उधर ढूंढने लगते हैं। अब हमें लैन किरण को दिखाया जाता है। लैन किरण एक जगह चेयर पर बैठा हुआ था और वांग जी उसके पास था। लैन किरण को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मुझे सिचन के लिए डर लग रहा है, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करके उसे ढूंढो। वांग जी अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, फादर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहीं होंगे, प्लीज़ आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है मैं भी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। ये बोलकर वांग जी भी शिचन को वहाँ इधर से उधर ढूंढने लगता है। तभी वांग जी की नज़रें साओ शिंगचन पर जाती हैं। वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, गगे दिखे। साओ शिंगचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं सर, मैंने उन्हें पूरे पार्टी हॉल में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या गगे यहाँ नहीं है। वो साओ शिंगचन बोलता है, नहीं सर पार्टी हॉल में नहीं है, मैंने पूरी पार्टी हॉल को अच्छे से चेक किया है, वो यहाँ पर कहीं नहीं है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और शिचन को कॉल करने लगता है, लेकिन शिचन का फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर वो साओ शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है, शिंगचन जल्दी से ब्रदर का फ़ोन ट्रैक करो। साओ शिंगचन बोलता है, ठीक है सर। साओ शिंगचन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, वो किसी को कॉल करता है और 5 मिनट के अंदर ही उन्हें शिचन की लोकेशन मिल जाती है। साओ शिंगचन जल्दी से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सर शिचन सर यही हैं, वो यहीं आसपास ही है, ये देखिए। वांग जी बोलता, ठीक है जल्दी से उन्हें ढूंढो। ये बोलकर वो दोनों ही उस लोकेशन की ओर जाने लगते हैं। अब हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही उस रूम का डोर ओपन होता है, मैडम यू रूम के अंदर एंटर करती हैं। वो अपने सामने का सीन देखकर शॉक रह जाती हैं। वो जल्दी से जाती हैं, चेंग चेंग के कॉलर को पकड़ती हैं और बोलती हैं, चेंग चेंग ये तुमने क्या कर दिया, तुम जानते भी हो। वो जल्दी से जेंग चेंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाती हैं और उस रूम को बंद कर देती हैं। अब हमें 5 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और साओ शिंगचन दोनों ही उस रूम के पास खड़े हुए थे। साओ शिंगचन बोलता है, सर वो इसी रूम में है। वांग जी बोलता है, इस रूम में। साओ शिंगचन बोलता है, हाँ। वांग जी उस रूम का डोर ओपन करने ही वाला था, तभी लैन किरण वहाँ पर आता है और बोलते हैं, वांग जी शिचन मिला। वांग जी टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर लैन किरण खड़ा हुआ था। लैन किरण को देखने के बाद वांग जी बोलता है, हाँ
गगा मिल गए हैं, वो इस रूम में है। हो सकता है वो थक गए हों, इसलिए वो इस रूम में आ गए हों। अभी मैं डोर ओपन करता हूँ। जैसे ही वांग जी डोर को ओपन करता है, जल्दी से लैन किरण रूम के अंदर जाते हैं और वो एकदम से चिल्लाते बोलते हैं सिजन। वांग जी जल्दी से आता है और बोलता है फादर क्या हुआ है। वांग जी जल्दी से सामने देखता है तो वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब हमें पूरे 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने ब्रदर के रूम में था। लैन किरण सिजन के बेड के पास ही बैठे हुए थे और वो अपने बेटे लैन सिजन की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वांग जी जो वहाँ सामने खड़ा हुआ था, वो जल्दी से अपने फादर के पास आता है और बोलता है मैं उन सबको मार डालूंगा। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, पहले सिजन को होश में आने दो। वांग जी गुस्से में बोलता है नहीं, मैं उन्हें सबको मार डालूंगा। इस वक्त वांग जी की आंखों में जो गुस्सा था वो लैन किरण साफ साफ देख सकते थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।